नमस्कार साथियों। आज नेता सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस है। 23 जनवरी इस महापुरुष का जन्म दिवस। इस शुभ अवसर पे इनके जीवन परिचय की एक छोटी सी झलक आप लोगों के समक्ष। हमारे प्यारे नेताजी जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और हमें आज़ादी की राह दिखाई। तो एक छोटा सा जीवन परिचय, और बच्चों ये आप लोगों के लिए भी है। सुनिए, समझिए कि किस तरह इस युग पुरुष ने अपना पूरा जीवन देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया। आज हम अगर खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो ऐसे ही युग पुरुष के कारण। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था। एक संभ्रांत परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी वकील थे। इनके पिताजी का नाम श्री जानकी नाथ बोस और माताजी का नाम प्रभावती था। ये बहुत ही संपन्न परिवार से थे। इनके पिताजी सरकारी वकील थे और ये कुल मिला के 14 भाई बहन थे। एक बड़ा भरा परिवार था। सुभाष चंद्र बोस जी वो अपने पिताजी की 9वीं संतान थे और ये सबसे अधिक अपने भाई शरद चंद्र के नज़दीक थे। उनकी बातों का, उनके व्यक्तित्व का सुभाष चंद्र जी के जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। ये कुशाग्र बुद्धि के थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा वो कटक से में ही हुई। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक उड़ीसा में ही पूरी की। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए एक कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में इन्होंने प्रवेश लिया और वहाँ से अपनी शिक्षा पूरी की। उसके बाद इन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में भी अपना अध्ययन किया। इनके पिताजी चाहते थे कि ये लंदन जाएं और वहाँ पे ये सिविल परीक्षा की तैयारी करें, इसलिए ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए और वहाँ पे इन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी की। उस समय सिविल सेवा बहुत ही कठिन हुआ करती थी। ये इतने कुशाग्र बुद्धि के थे कि इतनी कठिन परीक्षा में इन्होंने 4था स्थान प्राप्त किया और ये बहुत ही हम भारतीयों के लिए गर्व का विषय है। लेकिन उस समय जो भारत की राजनीतिक स्थिति थी, दयनीय स्थिति थी, इससे इनका मन बहुत आहत था। ये उन्होंने सिविल सेवा छोड़ दी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन किया। ये वापस आ गए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन किया। सन 1938 में इनको कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। लेकिन इनके विचार जो थे वो महात्मा गांधी के अहिंसावादी विचार से बिल्कुल भिन्न थे। ये अहिंसक राजनीति में उतना विश्वास नहीं करते थे। इनमें क्रांतिकारी एक जज्बा था। ये क्रांतिकारी सोच के थे और इन्होंने जब इनको अध्यक्ष चुना गया 1938 में तो इन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का भी गठन किया। लेकिन जैसे कि बच्चों आपको पता है कि इनके विचार महात्मा गांधी से बिल्कुल भिन्न थे। 1939 में पुनः चुनाव हुआ और इन्होंने गांधी जी के जो प्रतिद्वंदी थे उनको हरा करके ये पुनः अध्यक्ष बने। लेकिन गांधी जी को ये बात अच्छी नहीं लगी और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ दिया। उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो चुका था। पूरी दुनिया जो है वो विश्व युद्ध झेल रही थी। अब सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी सोच के थे। उनको कोलकाता में क्या किया गया? नज़रबंद कर दिया गया। अंग्रेजों ने उनको नज़रबंद कर दिया है। लेकिन वो अपने भतीजे शिशिर कुमार की सहायता से भाग निकले और कहाँ पहुँचे? वो पहुँचे जर्मनी। वो सीधे चुपचाप से वेश बदल करके जर्मनी पहुँच गए और भारत की आज़ादी की योजना बनाने लगे। उनको कैद करके अंग्रेज नहीं रख पाए। वो वहाँ पे हिटलर, मुसोलिनी जैसे नाजीवादी और फांसीवादी नेताओं से मिले। उनको लगता था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो हिटलर, मुसोलिनी ये इंग्लैंड के विरोधी थे और उनके खिलाफ युद्ध की योजना बना रहे थे। उन्होंने इनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया और भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने प्रयास किया। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेक्रेटरी ऑस्ट्रेलियन युवती
एमिली से शादी कर ली और उनकी अनीता नाम की एक बेटी भी हुई जो जर्मनी में ही बस गई। ये 1943 में जर्मनी चले गए, वहाँ से फिर जापान, और 1943 में वो जर्मनी से वापस जापान चले गए और फिर वो सिंगापुर चले गए। वहाँ उन्होंने कैप्टन मोहन सिंह द्वारा स्थापित आज़ाद हिंद फौज की कमान अपने हाथ में ले ली। उस समय रास बिहारी बोस भी आज़ाद हिंद फौज का कमान संभाल रहे थे। उन्होंने इसका पुनर्गठन किया। महिलाओं की रक्षा के लिए उन्होंने रानी लक्ष्मी की रेजिडेंसी का गठन किया। इसकी कमान उन्होंने रानी लक्ष्मी सहगल को इसका कप्तान बनाया। उन्होंने महिलाओं में भी एक जोश भर दिया। जो उनका झंडा था उस पर एक दहाड़ता हुआ चिता बना हुआ था, वो इनका आज़ाद हिंद का झंडा था। सुभाष चंद्र बोस सशक्त सेना में ही विश्वास करते थे और उन्होंने 31 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। 4 जुलाई 1944 को वो वर्मा पहुँचे। उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते हुए ताइवान के पास नेताजी का हवाई दुर्घटना में निधन हो गया, ऐसा बताया जाता है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो इस वीर सिपाही ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया हमारे देश की आज़ादी के लिए, और इनको सत सत नमन है। अगर हम आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो ऐसे ही अमर सपूतों की वजह से। तो एक बार पुनः बहुत बहुत नमन।